नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के 5 लेक्चर्स हम लोग देख लिए हैं और इसी कड़ी में आज ये हमारा छठा लेक्चर है। तो इसको शुरू करने से पहले पहली स्लाइड में हमने कुछ जानकारियाँ दी हैं आपके लिए। जैसे ये तो सबको हालाँकि पता ही होगा, लेकिन इस तरह की जानकारियाँ इनको आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ है? और ये जानकारियाँ हमारे एग्ज़ाम में बहुतायत मात्रा में पूछी जाती हैं, ठीक है? जैसे कत्था उद्योग ये कहाँ फेमस है? कृत्रिम रबर कारखाना ये कहाँ पर है? बेंत व छड़ी उद्योग ये कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? बांसुरी उद्योग कहाँ का ज्यादा फेमस है? आप इसको अ, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन देख लो जरा। बदायूं, इटावा, वाराणसी और कानपुर। तो इसका सही आंसर तो इटावा ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में, ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया होते हुए ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। जब आप गंगा नदी की ही धारा के अनुसार चलोगे और तो जो आपका दायां और बायां होगा वही गंगा का होता है। दायां और बायां, आप इधर से गंगा नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उस दिशा की ओर मुंह करके चलिए, तो आपका जो इधर वाला एरिया है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, वही गंगा का होगा बायां किनारा। ठीक है। और जो ये साइड होगा वो कौन सा होगा? वो गंगा नदी का होगा दायां किनारा। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये पूछ देता है कि इसकी बाएं कौन सी नदियां हैं जो बाएं सिरे से आके मिलती हैं और कौन सी नदियां हैं जो गंगा से दाहिने सिरे से आके मिलती हैं, यानी सहायक नदियां। इसमें एक आप लिखो, रामगंगा, अ, गोमती और घाघरा। ये सारी की सारी नदियां कहाँ से मिलती है गंगा नदी में? बाएं किनारे से। ठीक है। और दाहिनी ओर से कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जो आके मिलती हैं? जैसे यमुना, टोन्स और चंद्रप्रभा, साथ ही साथ कर्म नाशा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जो ये यमुना है, जरा इसको देखो। ये यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी सहायक नदी है। बात समझ पाए आप लोग? अच्छा, गंगा नदी में क्या राष्ट्रीय जलमार्ग भी है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 ये किस नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। कहां से कहां तक है इसका विस्तार? तो इसका विस्तार है अ, हल्दिया से हल्दिया से कहां तक? हल्दिया से प्रयागराज तक। ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब एक गंगा नदी में कई सारी नहरें निकाली गई हैं। तो एक नहर आप नोट करिए जो हमारे एग्जाम में काफी मात्रा में पूछी जाती है। इसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। ये ऊपरी गंगा नहर ये बनाई कब गई थी? इससे दो चार फैक्चुअल डेटा नोट करो। दरअसल ये बनाई गई थी 1840 से लेकर 1854 के दौरान। ये ऊपरी गंगा नहर इसकी ये बनी थी। और साथ ही साथ इसके जनक कौन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऊपरी गंगा नहर के कर्ता धर्ता, इनका नाम है पीटी कोटले। पीटी कोटले। और ये लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। तो आप ये याद रखिए यहां से। और और इसमें कौन सी जानकारियां हो सकती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा, ये जो गंगा के किनारे कौन से नहीं बसा है, तो वो हो जाएगा इटावा। जरा इसको मैप में और ड्रा करो। इसमें लिखो, गंगा के किनारे के
किनारे जो बसे शहर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कानपुर ये है, ये गंगा के किनारे है, ठीक है। ये है कानपुर। आप हापुड़ कहाँ दिख रहा है आपको? ये है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, और ये रहा आपका हापुड़। ये रहा आपका हापुड़, ठीक है। ये भी गंगा नदी के किनारे है। और कन्नौज, ये रहा कानपुर देहात, और इसी के ठीक ऊपर है कन्नौज। ये भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। गाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे है। ये रहा आपका सोनभद्र, चंदौली, और ये है गाजीपुर। ये भी गंगा नदी के किनारे है। साथ ही साथ अगर हम कानपुर में ही देखें, एक बिठूर, ठीक है, वो भी यही है। और ये है आपका वाराणसी। वाराणसी ये भी कहाँ है? गंगा के किनारे है। और एक जरा जिला देख लो जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये जिला है, ये है बरेली, सॉरी, रामपुर, बरेली, बदायूं, और ये रहा आपका कन्नौज। कन्नौज के ठीक ऊपर जिला है एक, इसका नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। और कौन से हो सकते हैं? हालांकि 27 जिलों से निकलती है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है आप वो देखो। ये है मिर्जापुर, ये भी गंगा नदी के किनारे है। और ये रहा आपका बदायूं, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जरा इसको इंक चेंज करते हैं, और यहां से आप देखो यमुना नदी के किनारे, जो मैं अब ब्लैक से लिखने जा रहा हूं, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ये वाले शहर देख लो। ये रहा आपका मथुरा, ये है मथुरा। ये किस नदी के किनारे है? यमुना। मथुरा के ठीक नीचे है इटावा, ये भी किस नदी के किनारे है? यमुना। और माफ कीजिएगा, ये आगरा है। इसको इरेज कर देते हैं। ये है आगरा, ठीक है। आगरा ये भी यमुना नदी के किनारे है। और ये रहा आपका इटावा। इटावा ये भी किस नदी किनारे है? यमुना। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर बटेश्वर एक शहर है जहां विशु मेला लगता है। और ये है आपका जालौन। जालौन, जालौन में एक शहर है जिसका नाम है कालपी। यह भी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। और प्रयागराज, ये मिर्जापुर, ये प्रयागराज, और ये रहा आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है। तो ये भी किस नदी के किनारे है? यमुना। तो जो मैंने रेड से लिखे हैं वो गंगा के किनारे हैं, और जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं वो सारे के सारे यमुना के किनारे हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1974। इसमें दो चार फैक्ट और देख लो जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर। सबसे पहला लिखो, पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में कब बना? 1956। फिर लिखो, पर्यटन निदेशालय, ये कब बना? 1972। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। पर्यटन विकास निगम आपने लिख ही लिया है। पर्यटन से संबंधित दो चार और बातें देख लो जरा। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, माननीय कांशीराम अ, पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है? तो आंसर होगा ये कहाँ है? ये है चिनहट में। चिनहट कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। बात क्लियर है। फिर हम अगर आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो आंसर होगा 1998, 1998, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही पर्यटन पुलिस का भी गठन किया गया है। पर्यटन पुलिस, ये कब से पर्यटन पुलिस का गठन किया गया? सन 2000
2001 में। और जब पहली बार इसका गठन किया गया था तो ये तैनात करी गई थी आगरा, वाराणसी और लखनऊ में। लेकिन आजकल इसे झांसी, प्रयागराज और मथुरा तक भी विस्तार दिया जा चुका है। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप? तो क्वेश्चन पहला वाला देखो, ये दूसरा देखो। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कब बना? 1956 में। पर्यटन निदेशालय कब बना? 72 में। माननीय कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये है कहाँ? ये है चिन्हट में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। और पर्यटन पुलिस ये कब अस्तित्व में आई? 2001 में। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? अब जरा यहाँ पर्यटन से संबंधित बातें हैं तो एक दो और देख लो। यूएनईएससीओ नाम सुना है? यूनेस्को की साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? यूनेस्को की साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो यूएनईएससीओ यूनेस्को की साइट उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की हैं। एक है मूर्त साइट यानी मूर्त धरोहर, और एक है अमूर्त धरोहर। ठीक है, मूर्त धरोहर कौन कौन सी हैं जो जिनको छुआ जा सकता है? वो है ताजमहल, ताजमहल। और एक कौन है? एक है आगरा का किला, आगरा का किला। और एक कौन है? एक है फतेहपुर सीकरी। ये यूपी की बात हो रही है। अच्छा, यूनेस्को की मूर्त धरोहर में ताजमहल को कब जगह दी गई? 1983 में। आगरा के किले को कब जगह दी गई? 1983 में। और फतेहपुर सीकरी को कब जगह दी गई? 1986 में। ठीक है, अब आ जाओ अमूर्त धरोहर में। जगह तो हालांकि यहां बची नहीं है, यहां देख लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के हम लोग यहां देखे ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अमूर्त धरोहर कौन कौन सी हैं? जैसे रामलीला। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर का हिस्सा कब बनाया गया? सन 2008 में। एक है सिटी ऑफ सिटी ऑफ म्यूजिक अर्थात काशी। इसे कब दिया गया अमूर्त धरोहर का हिस्सा? 2016। और एक और है कुंभ मेला। इसे यूनेस्को में अमूर्त धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया? 2017 में। क्लियर है बात? यह अब जरा आगे बढ़ो और इसके मैप में आओ। पर्यटन विकास विभाग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जरा लिखो। प्रदेश में प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए गौर करना, 1998 में राज्य की प्रथम पर्यटन नीति के तहत राज्य की प्रथम पर्यटन नीति के तहत सात परिपथ सात परिपथों का चयन किया गया। ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये कौन कौन से परिपथ हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी किन क्षेत्रों में उनका विस्तार है। तो इसमें जो सात परिपथ हैं वो आप देख लो। पहला है ब्रज परिपथ। तो यहाँ वो क्षेत्र आएंगे जो मथुरा के आसपास के हैं। दूसरा है बुंदेलखंड परिपथ। याद रखिएगा, बुंदेलखंड का मतलब झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा। और ये कौन सा है? ये है बांदा। और ये वाला हो गया आपका अ, चित्रकूट। ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाएंगे। तीसरा है बौद्ध परिपथ। बौद्ध परिपथ, इसमें कौन आएगा? महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं। महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में गए? तो यहाँ तो आपने देखा होगा कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चौथा परिपथ कौन सा है? विंध्य परिपथ। इसके अंतर्गत सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे इलाके आएंगे। ठीक है। पांचवा कौन सा परिपथ है? यह है अवध परिपथ। अवध परिपथ
का वो पूरा लखनऊ वाला क्षेत्र, लखनऊ के आसपास का। छठा कौन सा हो जाएगा इसका परिपथ? ये हो जाएगा वन एंड इको साहसिक परिपथ। साहसिक परिपथ। तो इसमें जो फॉरेस्ट वाले क्षेत्र हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में दुधवा हो गया, ठीक है, कटरनिया घाट बहराइच वाला इलाका हो गया, इस परिपथ के अंतर्गत उनको रखा गया है। और सातवां परिपथ कौन सा है? सातवां है जल विहार परिपथ। ये सातों आपको ध्यान रखने हैं। अर्थात सातवें के अंतर्गत वो क्षेत्र आएंगे जहां जल क्रीड़ा की संभावना हो। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये सातों परिपथ आप याद रखो। ये सातों परिपथ उत्तर प्रदेश की कौन सी पर्यटन नीति के तहत इनको संचालित किया गया? 1998, अर्थात राज्य की पहली पर्यटन नीति। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आओ। ये तीसरा है, दूसरा कौन सा था? दूसरा ये था, अच्छा। तीसरे क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं भृगु मंदिर निम्नलिखित में से दिए गए जिलों में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपका बलिया में। बलिया। बलिया से दो चार बातें हमारे एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। बलिया में एक जगह है ददरी। ददरी। और यहाँ एक मेला लगता है, ददरी मेला। दरअसल ददरी में अ, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, जिनका नाम था भृगु जी, ठीक है, भृगु जी के शिष्य एक हुए, इनका नाम था दरदर मुनि। फिर से समझो। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी, उनके शिष्य दरदर मुनि की यह तपोस्थली है। यह तपोस्थली है, इसीलिए इसे दरदर मुनि के नाम पर ही ददरी कहा जाता है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है। मेला लगता है जो किससे संबंधित है ये मेला? ये मेला है पशुओं से संबंधित। इसको ध्यान रखिएगा। पशुओं का मेला, अर्थात यहाँ पर इनकी खरीद फरोख्त की जाती है। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि निम्न में से कौन से जो क्षेत्र हैं वो पशु मेला से संबंधित हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें याद रखिएगा। ठीक है। दो क्षेत्र और हैं जिनमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में अगर ये आ जाए। एक है श्रृंगी रामपुर और एक है श्रृंगवेरपुर। ये दो क्षेत्र हैं जो बहुत कंफ्यूजन करते हैं। श्रृंगी रामपुर और श्रृंगवेरपुर ये दोनों अलग अलग हैं। श्रृंगी रामपुर कहाँ है? ये है फर्रुखाबाद में और गंगा के किनारे है। ठीक है। अब आ जाओ श्रृंगवेरपुर में। ये कहाँ है? ये है प्रयागराज में। और कहाँ है? ये भी गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये जो श्रृंगी रामपुर है, इसमें यहां पर अर्थात श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। ठीक है। यहां पर किसका मंदिर है? श्रृंगी ऋषि का। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। श्रृंगी ऋषि का मतलब जिनके सींगें निकली थी, ऐसी मान्यता है। सुन लो आप केवल। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो ऋषि थे उनके सिर पर सींगें निकली थी। और सींगों को हटाने के लिए इन्होंने बहुत जबरदस्त तपस्या की। उसके उपरांत इनकी दोनों सींगें गिर गईं। और जहां जहां इनकी दोनों सींगें गिरी, वहां वहां दो मेले लगते हैं। एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन और एक दशहरा के दिन। खैर ये मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, क्या कर सकते हैं इनका। तो जरा देखो श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर से एक आपके फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है? जरा लिखो। श्री राम श्री राम भगवान यहाँ पर आए थे। श्री राम भगवान ने यहाँ के राजा श्री राम ने यहाँ के राजा निषाद राज निषाद, इसका नाम है राजगुह। निषाद राजगुह के कहने पर यहाँ एक
रात बिताई थी। क्या बिताया था? रात बिताई थी। बात समझ पाए? ये दोनों क्षेत्र हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, श्रृंगी रामपुर और श्रृंगवेरपुर, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे पूछे श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, तो श्रृंगवेरपुर, हाँ, लगा के मत चले आइए, ये श्रृंगी रामपुर में। और ये कहाँ है? ये है फर्रुखाबाद में। श्रृंगवेरपुर ये प्रयागराज में है। कुछ समझ पाए आप लोग? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आओ, आगे बढ़ो। एक हमें मिला मैप। तो मैप में जरा ये वाला क्षेत्र देखो, इसमें कौन सा? लखनऊ, अवध। लखनऊ, अवध, और यहां पर आप देखो, ये रहा आपका कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ। लखनऊ के बाद आगे आएगा बाराबंकी, और ये है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। अयोध्या से हमारे एग्जाम में दो चार पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, जरा इनको नोट कर लो। सबसे पहले, अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है अयाज सा। अयाज सा इसे कहते हैं। और सबसे खास बात, यहां पर जो जैन तीर्थंकर, यहां पर जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। और ये जैन तीर्थंकर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, जरा ये इसको यहां देख लेते हैं। पहले जैन तीर्थंकर जिनका जन्म हुआ है, कौन कौन से हैं? अ, इनका नाम है सुमितनाथ, याद रखिएगा। दूसरे हैं ऋषभनाथ। ठीक है। तीसरे हैं, इनका नाम है अजितनाथ। चौथे हैं अभिनंदन, अभिनंदन नाथ। पांचवें हैं अनंतनाथ, अनंतनाथ। ये जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, और ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको ध्यान रखिए। हालांकि इनको ध्यान रखने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया है, जैसे असुर। क्या नाम है? असुर। ठीक है। ए फॉर, देखो जरा, ए फॉर अभिनंदन नाथ, ये ए है, ये ए है। अनंतनाथ, ये एस यू, एस यू का फॉर्म हो गया सुमितनाथ, सुमित नाथ। ठीक है। आर से हो गए, आर से हो गए ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ठीक है। और कौन कोई छूट रहा है? एक दो तीन चार, हाँ एक छूट रहे हैं, तो इसको असुरा बना लो। असुर या फिर असुरा। तो एक और हो गए, इनका नाम है अनंतनाथ, सुमितनाथ, अजीतनाथ। ये हो गए अजीत नाथ। क्लियर है बात? ये आपको ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अयोध्या में और क्या मिला है? दरअसल इसी अयोध्या में अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। ठीक है। इसी अयोध्या में अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। और यहीं अयोध्या में एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यज्ञ करवाए थे। क्लियर है बात? फिर से देखो, ये रहा हमारा अयोध्या। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। प्राचीन नाम इसका है अयातसा। जैन तीर्थंकर, यहाँ पर जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। कौन कौन से हैं? सुमितनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ और अनंतनाथ। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाया है, असुरा। असुर, आगे ए और बढ़ा दिया। ठीक है। और असुरा से आप देख सकते हो यहाँ। और फिर हमने बोला कि अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया है, एक स्तूप बनवाया है। और यहां से एक अभिलेख मिला है जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आओ। प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला ये कहाँ है? ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं ये सारे। किसी किसी में लिख दिया गया है, किसी किसी में छूट गया है लिखना, तो
ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर्स हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? ये है रामपुर में। ठीक है। अब जरा चार्ट एक बना लो, कौन सी नक्षत्रशालाएं वहां कहाँ हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। लिखो एक तरफ नक्षत्रशाला, ठीक। एक तरफ लिखो इनकी स्थिति, कहाँ है ये। लिखो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये कहाँ है? ये है आपके लखनऊ में। ठीक है। और एक नक्षत्रशाला का नाम लिखो वीर बहादुर, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये कहाँ है? ये है गोरखपुर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर लिखो जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला, ये कहाँ है? ये है प्रयागराज में। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपने डॉक्टर बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला का नाम देख ही लिया है। हाँ, एक और पूछ सकता है आपसे, आपसे बोले डॉक्टर बी आर यानी भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर नक्षत्रशाला, या इसी का एक और नाम है, इसका नाम है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये भी है वहीं रामपुर में। भाई बी आर अम्बेडकर तो रामपुर में है, और इसी को आर्यभट्ट कहा गया है, तो ये भी कहाँ होगी? हाँ, रामपुर में। ये जो नक्षत्रशाला है भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, इसे एक फैक्चुअल डेटा आप और याद रखो, यह है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला है, नक्षत्रशाला है। क्लियर है बात यहां तक? बोलो भाई। अब आगे बढ़ो जरा। एक हमें मिला मैप, ठीक है। इस मैप में हमने पीछे देखा था एक जिला गोरखपुर, यहाँ गोरखपुर बताओ कहाँ है? ये है देवरिया, और कर्सर देखो हमारा पॉइंटर कहाँ चल रहा है, ये छोटा सा क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर में। अब यहां से देखो गोरखपुर में क्या क्या है। गोरखपुर में दरअसल ये किस, पहले तो देखो किस नदी के किनारे है, तो ये है राप्ती। ठीक है। यहां से एक, यहां से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, यहां से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, और ये एक धार्मिक पत्रिका है, याद रखिएगा। कैसी पत्रिका है? धार्मिक। कौन सी है, इसका नाम बताओ जरा। इस पत्रिका का नाम है कल्याण। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक मासिक धार्मिक पत्रिका कल्याण, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो फिर यहीं से, गोरखपुर से। गोरखपुर में ही शायद नाम सुना होगा गीता प्रेस भी है, जो हमारी धार्मिक पुस्तकों को छापता है। गोरखपुर में ही बाबा गोरखनाथ मंदिर भी है। बोलो भाई, क्लियर है बात? और गोरखपुर में ही नाथ संप्रदाय की सिद्ध पीठ भी है। ये भी कहाँ है? गोरखपुर में। ये लिखते जाना, हम अलग लिख रहे हैं। गोरखपुर का ओडीओपी बता सकते हो क्या है? ओडीओपी एमएसएमई के अनुसार। और फिर बताओ हमें गोरखपुर का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार। बताओ, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार। ठीक है। तो एमएसएमई के अनुसार यहाँ का ओडीओपी क्या है? टेराकोटा, अर्थात मिट्टी से बने बर्तन। और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार यहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? ये है काला नमक चावल। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा नंबर है, कह रहा है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये किस जिले में है? तो ये आंसर होगा, आगरा तो है नहीं, ललितपुर, मेरठ, बांदा, ये है मेरठ है। ठीक है, यानी लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेरठ में।
अब ये जो जिले दिए गए हैं इनको जरा लिखो। आगरा, मेरठ, यहां से हम एक बड़ी शानदार जानकारी देते हैं। एक है ललितपुर और फिर है बदायूं। ठीक है। जानकारी ये है कि आप मुझे इनके ओडीओपी बताइए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी, ये किसके अनुसार? एमएसएमई। ठीक है। और फिर हमें बताइए ओडीओपी, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार। तो आगरा का जो ओडीओपी है एमएसएमई के अनुसार वो है चमड़ा उत्पाद। ठीक। और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार आगरा का क्या है? यह है पेठा। मेरठ का एमएसएमई के अनुसार ओडीओपी क्या है? खेल का सामान। खेल का सामान। और फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार क्या है? गुड़। ठीक है। ललितपुर का क्या है? ओडीओपी एमएसएमई के अनुसार यह है जरी, सिल्क, साड़ी। और ललितपुर का ओडीओपी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? हल्दी। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप लोग? बदायूं का क्या है? ये एमएसएमई के अनुसार जरी जरदोजी। क्लियर है। और ओडीओपी यहाँ खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार क्या है? गुआवा बेस्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है। गुआवा बेस्ड प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा आगे आओ। मैप में, मैप में मेरठ देखो कहाँ है। ये रहा आपका मेरठ। ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये है मेरठ। अब जरा मेरठ से दो तीन बातें देखो। मेरठ में कैंची, कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? मेरठ है। ठीक है। मेरठ एक मंडल भी है और इसमें 6 जिले आते हैं। 6 जिले इसमें समाहित हैं। ठीक है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं ये हम पुराने लेक्चर्स में अपने सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। मेरठ में एक जगह है सरधना और यहां पर बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च है। बेगम समरू चर्च यहीं पर है। ठीक है। और मेरठ से ही शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, यानी 10 मई 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो यहां से शुरू हुआ था। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर है मेरठ, और मेरठ से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने देख ली। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ठीक है। यह किस नदी के तट पर है? काशी तो सबको पता होगा, गंगा नदी के तट पर है। अच्छा, ये जो काशी है इसे ही कंफ्यूज नहीं होना, बनारस, ठीक है, इसे ही वाराणसी ये भी कहा जाता है। तो वाराणसी का नाम लो जरा। और यहां से वारा मतलब वरुणा और अस्सी मतलब 80। यह वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित है, चाहे काशी हो, बनारस हो या वाराणसी। यहां से बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जो ये काशी देख रहे हो ये अपने जमाने में या जब महाजनपद काल चल रहा था तो काशी एक महाजनपद था। काशी महाजनपद। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वाराणसी। क्लियर है बात? इसकी राजधानी वाराणसी थी। अब जरा देखो, आ, इसी में ये जो काशी है, काशी की ही बात कर रहे हैं। इसकी इस ऐसा माना जाता है महाभारत काल के अनुसार इसकी स्थापना एक इसकी स्थापना एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है दिवोदास। दिवोदास। महाभारत में ऐसा माना जाता है कि काशी की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने। ठीक है। और इसका जो वर्णन है काशी का, काशी का वर्णन
सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस में मिलता है? अथर्ववेद में। इसका वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। और यहां से एक बात समझो, यहां पर जैन तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है। कौन से हैं? दो हैं। एक का नाम है पार्श्वनाथ और एक का नाम है सुपार्श्वनाथ। ठीक है, यहां से दो जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था, अयोध्या। अनंतनाथ का जन्म अयोध्या। अजीतनाथ का जन्म अयोध्या। ठीक है, सुमितनाथ का जन्म अयोध्या। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी। सुपार्श्वनाथ वाराणसी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो। काशी को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा काशी, ये छोटा सा इलाका। ठीक है, और यहां से काशी। काशी में टोटल 84 घाट हैं। कितने? 84। और इन घाटों से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, जो दो चार हैं एग्जाम में आते हैं। लिख लो जरा। 80 घाट कहाँ है? काशी में है। दूसरा, एक कौन है? देखो मैं भूल रहा हूँ। 80 घाट और तुलसी घाट। तुलसी घाट कहाँ है? ये भी है यही वाराणसी में, काशी में। नेक्स्ट लिखो, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र घाट कहाँ है? ये भी यही है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथा है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई घाट, ये कहाँ है? ये भी यही है। और ये चौथा है। पांचवा, पांचवा लिखो दशाश्व मेघ घाट। ये कहाँ है? ये भी काशी में है। और छठा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना के नोट करिएगा, मणि कर्णिका घाट। ये कहाँ है? ये भी वाराणसी में। यहां तक बात समझ पाए? अगले प्रश्न की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर सातवां। कह रहा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। लेकिन आपसे पूछा है कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1981 में। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई। और इसमें क्या आप बता सकते हो? उर्दू, उर्दू ऐसे लिखो, उर्दू निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई? बताइए। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? बताइए। उर्दू निदेशालय की स्थापना हुई है 1989, 1990, 1900, हाँ 89-90। उर्दू निदेशालय है कहाँ? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? इसको याद रखिए, 1972 में, यानी कि जुलाई 1972 में। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थान है जिनको हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखो जरा, ये काशी है, ये यहां पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में। ठीक है, और ये रहा अलीगढ़, ये क्षेत्र, यहां पर है अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। 1920। अगला लिखो, आ, ये है कानपुर, उन्नाव, और ये है लखनऊ। यहां पर है एक लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1989, 1989 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, कहाँ है प्रयागराज? ये रहा प्रयागराज, ये मिर्जापुर है और ये रहा प्रयागराज। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1887, 1887। ठीक है,
ये है झांसी। झांसी से भी एक विश्वविद्यालय लिख लो। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यानी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? झांसी में। कब हुई? 2014 में। ठीक है। और और हैं तो बहुत सारे, लेकिन बस इतने ही रखो, नहीं तो फिर काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये भी है। और भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं। इनके ईयर्स पूछे जाते हैं, और ये जो हमने लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप भूलना। ठीक है। तो राजीव गांधी क्या नाम आ गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताइए। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ। 8वें नंबर में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मूवी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य या कौन से क्षेत्र, ऐसे लिख लो, शामिल हैं? तो देखो, बुंदेलखंड दिया है, बुंदेलखंड में अयोध्या तो नहीं आता है, ये तो अवध के आसपास हो जाएगा। ठीक है। प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, कुशीनगर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला गया, ये भी नहीं होगा। चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बिठूर, अयोध्या, अयोध्या तो होगा नहीं, बिठूर तो हो भी सकता है। और अगला है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। हाँ, यही होगा। यही सही है। जरा इसमें देखो दो चार बातें। कई सारे सर्किट पूछे जाते हैं इसमें। पूछा गया है बुंदेलखंड सर्किट। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध सर्किट बताओ, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप बताओगे कपिल वस्तु, अर्थात महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आएंगे। अर्थात कपिल वस्तु, कौशाम्बी, कुशीनगर, कुशीनगर, अ, संकिशा, और कौन है? और क्या होगा? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्षेत्र बताओ। वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, ये भी बौद्ध सर्किट में आएगा। और एक जगह छूट रही है, देखो क्या नाम है, सेहत मेहत जहां पर है, श्रावस्ती। तो ये सारे के सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गए? बौद्ध सर्किट के। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो ब्रज सर्किट। देख लो जरा ब्रज सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ब्रज सर्किट में आएंगे मथुरा, मथुरा के बाद आगरा और वृंदावन। ठीक है, ये ब्रज सर्किट में आ गए। जरा हमें बताओ, रामायण सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? भगवान राम से संबंधित क्षेत्र कौन से होंगे? एक तो हो गया सबसे फेमस अयोध्या। ठीक है। अयोध्या के बाद अयोध्या में ही एक जगह है नंदीग्राम। बात समझ पा रहे हो? और ये एक क्षेत्र है प्रयागराज में, अभी हमने पढ़ा था इसको। इसका नाम है श्रृंगवेरपुर। ठीक। और एक जगह है चित्रकूट, चित्रकूट। ये सारे के सारे रामायण सर्किट में आ जाते हैं। ठीक है। एक सर्किट है, और इसको आगे देख लेते हैं यहां पर। इस सर्किट का नाम है वाइल्ड लाइफ इको, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट। वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, अर्थात वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित जो क्षेत्र होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जरा देखो, यहाँ लखीमपुर खीरी का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है दुधवा, और इसके अंतर्गत आता है पीलीभीत, और इस क्षेत्र के यानी इस सर्किट के अंतर्गत आता है बहराइच। बहराइच। ठीक है। बहराइच में जो कतरनिया घाट है वो वाला क्षेत्र। क्लियर है यहां से? और एक और याद रखो, हेरिटेज आर्क, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हेरिटेज आर्क के अंतर्गत आता है आगरा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ये तीन क्षेत्र आते हैं हेरिटेज आर्क के अंतर्गत। अर्थात पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या
यहाँ आगरा में रहती है, और इसके बाद पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या रहती है लखनऊ में, और इसके बाद वाराणसी में। तो अब राम मंदिर बनने वाला है, देखते हैं। पर्यटकों की संख्या हो सकता है आगरा से ज्यादा भी वहां चली जाए, तो हमारे लिए एक नया फैक्चुअल डेटा तैयार होगा जीएस का। ठीक है। अ, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, नवा है। कह रहे हैं, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मुगल काल में कौन सा था? ये तो था नहीं, रमाबाई नगर कानपुर देहात है, फर्रुखाबाद है, संकिशा। इसका आंसर आगरा ही होगा। क्लियर है? जरा इसमें देख लो आगरा से संबंधित दो चार बातें और। आगरा देखो, सबसे पहला फैक्ट जो आपको सबको पता होगा, यमुना के किनारे। कहाँ है ये? यमुना के किनारे है। और इसकी, आगरा की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है 1540, नहीं है 1504 है, माफ कीजिएगा। 1504 में किसने की? सिकंदर लोदी ने की। ठीक है। और आगरा से कौन महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं? आगरा को सबसे पहले राजधानी बनाया था बाबर ने। यह बाबर की राजधानी थी। ठीक है। आगरा में ही जहांगीरी महल, ये कहाँ है? आगरा में है। और अकबरी महल, ये कहाँ है? ये भी आगरा में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। अच्छा, ठीक है। फिर अगर हम आपसे पूछे कि मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में। और ताजमहल तो सबको पता है, ये भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। क्लियर है बात? आगरा में एक शख्स हुए हैं, इनका नाम है शिया संत काजी, शिया संत काजी नरुल्ला की मजार। ये कहाँ है? ये भी आगरा में है, याद रखिएगा इसको, पूछा जाता है। आगरा में ही एक जगह है जिसका नाम है शौरीपुर। ठीक है। इस शौरीपुर में जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं, इनका नाम है नेमिनाथ। नेमिनाथ, इनका जन्म हुआ है यहाँ। आगरा से कई सारी बातें हैं, और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। आगरा में, इनको याद रखिएगा, अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, काजी नरुल्ला की मजार कहाँ है? आगरा में। जैन धर्म से संबंधित जो 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ है? शौरीपुर में, और ये कहाँ है? आगरा में। क्लियर है बात? अब आगरा को जरा मैप में देखो, कहाँ है ये आगरा? ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा इलाका, ये है आगरा। ठीक है। आगरा है। आगरा में एक मेला लगता है, आपने नाम सुना होगा, सुलह कुल। सुलह कुल उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। और आगरा में ही एक मेला लगता है बटेश्वर, बटेश्वर मेला। यह दरअसल पशुओं से संबंधित मेला है। हम्म। और आगरा से एक बात और ध्यान रखो, यहाँ आपने जगह जगह पर राधा स्वामी के कार्यालय देखे होंगे, सत्संग होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि राधा स्वामी संप्रदाय के, राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का एक मंदिर है, ये कहाँ है? ये है दयाल बाग में। इसको याद रखिएगा। ये ये दयाल बाग में है। दयाल बाग कहाँ है? ये भी आगरा में है। क्लियर है बात? राधा स्वामी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, उनके लिए एक मंदिर है दयाल बाग में। ये कहाँ है दयाल बाग? ये भी है यहीं पर। ठीक है। अच्छा, आगरा में एक जगह है लाल किला। आगरा का जो लाल किला है, उसे किसने बनवाया है? इसे बनवाया है अकबर ने। आगरा में ही स्थित है अकबर का मकबरा, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ब्रांड उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांड के रूप में यूज करना, और जिससे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसका आंसर होगा समग्रता उपागम। इसका आंसर क्या होगा? समग्रता उपागम। इसका जो मैप दिया है, इस मैप में ये जरा क्षेत्र देखो,
ये वाला इलाका, ये है एटा। एटा में एक जगह है, इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहला, ये किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे। दूसरा, वेनसांग ने वेनसांग ने इसे क्या कहा है? इसे कहा है पिलोशान। ये अलग अलग हैं। वेनसांग ने इसे पिलोशान कहा है, और साथ ही साथ इसकी जो इसे बसाया गया था, इस राज्य की स्थापना किसने करी है? राज्य की स्थापना करी है राजा बेन ने। और सबसे पहले लोहे के लोहे के प्रमाण ये कहां से मिले हैं? तरंजी खेड़ा से। क्लियर है बात? तो आज हम लोगों ने यहां तक देखा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो आज बस यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।